जय हिंद एवरीवन। कैसे आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सभी को सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम करते हैं स्टार्ट। आज बच्चे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 साइंस का, जिसमें हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, धातु और अधातु के बारे में। तो यदि हम बात करें साइंस की, ये बायोलॉजी सेगमेंट का पोर्शन है। तो चलिए मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आपका 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज है आपका फर्स्ट लेक्चर, इसमें मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और साथ साथ में ये भी पढ़ेंगे कि जब मेटल नॉन मेटल वाटर से या किसी और चीज से जब रिएक्शन करते हैं तो इनके क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल के बारे में, मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं मेटल होता क्या, मेटल क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सारी चीजें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें मेटल धातु के बारे में, तो यदि हम बात करें मेटल बच्चे जनरली हार्ड होती है, जनरली कठोर होती है। ठीक है, जनरली वर्ड यूज किया मतलब कुछ मेटल ऐसे भी होंगी जो कि सॉफ्ट होगी, लेकिन जनरली मतलब ज्यादातर क्या होती है, हार्ड होती है जनरली। यदि हम बात करें मेटल को, यदि हम उनके प्योर फॉर्म में देखें, यदि हम उनको शुद्ध रूप में देखेंगे, तो जो मेटल्स है उनकी जो सरफेस है बच्चे वो कैसी होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। मींस जितनी भी मेटल होती है उनकी सरफेस बच्चे थोड़ा चमकदार होती है, सरफेस उनकी थोड़ा शाइनिंग करती रहती है। इसलिए जो सरफेस चमकती रहती है मेटल्स की, उस प्रॉपर्टी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर्स बोलते हैं। इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं बच्चे, लस्टर बोलते हैं। जो भी मेटल चमकती है तो वो चमकने वाली फिनोमिना को क्या बोलते हैं, लस्टर्स है। तो मेटल बच्चे क्या होती है, लस्टर्स होती है। मेटल आपकी चमकीली होती है, मतलब उनकी सरफेस। नेक्स्ट, यदि हम बात करें जनरली जितनी मेटल होती है बच्चे, ज्यादातर मेटल्स को हम क्या करते हैं, उनको पीट पीट कर हम क्या करते हैं, उनकी एक पतली सी चद्दर सी बना सकते हैं। और इसी फिनोमिना को अच्छे हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं अच्छे क्या, मेलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धिता भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोना चांदी, इनको हम पीट पीट के कोई भी शेप दे सकते हैं, पतली पतली सी चद्दर भी बना सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का हम क्या बोलते हैं बच्चे कि ये जो मेटल्स होती है उनके पास प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स को हम पीट पीट के पतली सी चद्दर के रूप में बना सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी मिठाइयों पे चांदी की परत होती है, पतली सी पन्नी लगी हुई होती है, सोने की परत होती है, या फिर हम देखो पतला पतला भाई सोने की पतली रिंग होती है, ये बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल इनको हम पतली सी चद्दर के रूप में बना सकते हैं ज्यादातर मेटल्स को। तो इसलिए मेटल्स की और क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले हमने देखा था चमकीली होती है, शाइनिंग होती है, तो हमने बोला था लस्टर्स। अब हमने जाना कि जो मेटल होता है उनको पीट पीट के पतली सी चद्दर के रूप में भी बना सकते हैं। तो इसलिए जो मेटल्स होती है वो क्या होती है, मेलेबल होती है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करें जो मेटल्स है बच्चे, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, उनको हम खींच के, उनको गर्म करके कैसे कर बच्चे, उनको खींच के हम एक तार के फॉर्मेट में बहुत लंबा खींच सकते हैं। तो जो खींचने की प्रकृति होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो जितने भी मेटल होते हैं बच्चे वो क्या होती है, डक्टाइल भी होती है। और इसी क्रम में यदि हम बात करें, जैसे सबसे ज्यादा यदि हमसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो वो बच्चा कौन सा, सोना, गोल्ड। क्योंकि केवल 1 ग्राम सोना, ध्यान रखना, केवल 1 ग्राम सोने से हम खींच खींच के बच्चे कितना, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो सोचो आप कितना खींच सकते हैं। तो इसकी डक्टिलिटी सब जाती है सोने की। तो कितना बच्चे ध्यान रखना, केवल 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोना कितना सा होता है, उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं हम, इतना डक्टाइल होता है सोना। ठीक है, आप मत बनाने लग जाना। ठीक है, आपका नहीं बनेगा बस। नेक्स्ट, बना सकते हो यदि पूरी प्रोसेस उस तरह फॉलो की जाए, ऐसी भी कोई बात नहीं। तो यदि हम बात करें जितनी भी मेटल्स होते हैं बच्चे, वो क्या करती है, किसी भी हार्ड सरफेस से जब टकराती है तो बच्चे वो क्या करती है, साउंड जनरेट करती है। तो इसलिए
इस प्रॉपर्टी को अच्छे हम क्या बोलते हैं, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी हम बोलते हैं क्या, सोनोरस। तो मेटल्स क्या होते हैं बच्चे, सोनोरस भी होती है, डक्टाइल भी होती है, मैलेबल भी होती है, उनकी सरफेस अच्छी शाइनिंग करती है, तो उन्हें हम लस्टर्स बोलते हैं। भैया आपने देखा होगा ना, पीतल की, सिल्वर की, यही तो घंटी रहती है मंदिरों में जब हम बजाते हैं, तो वो सारे बच्चे क्या आपके मेटल ही तो है। या फिर स्कूल में आपने बचपन में घंटी बजी होगी होगी भैया छुट्टी चलो घर पे, तो वो भी किसकी होती है, मेटल्स की ही बनी हुई होती। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बच्चे, यदि हम बात करें यहाँ पे जनरली मरकरी को छोड़ के जितनी भी धातुएं होती है, यानी बच्चे मरकरी को छोड़ के केवल Hg, मरकरी, पानी को छोड़ के जितनी भी मेटल्स होती है बच्चे, वो कमरे के तापमान बच्चे क्या होते हैं, जनरली यहाँ की ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और हमने पहले पढ़ा था कि जितने मेटल्स होती है जनरली हार्ड होती है और रूम टेम्परेचर पे जनरली बच्चे सॉलिड स्टेट में ही पाई जाती है। केवल एक ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, वो क्या बेटे आपकी मरकरी Hg12। ठीक है। यदि हम बात करें नेक्स्ट कि जितने भी आपकी मेटल्स होते हैं बच्चे, उनका जो गलनांक बिंदु होता है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, तुरंत नहीं ये पिघलती है। लेकिन यहीं पे हम बात करें दो ऐसी मेटल अच्छे, कौन कौन सी, गैलियम और सीजियम, इनका अच्छे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो यहाँ से आपका एक्सेप्शनल क्वेश्चन बहुत बनता है कि जनरली जितनी भी मेटल्स होती है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, लेकिन ऐसी कौन सी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, मरकरी। जितनी भी मेटल्स होती है बच्चे, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, हाई होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ऐसी कौन सी मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो ध्यान रखना कौन कौन सी, गैलियम और सीजियम। क्यों, गैलियम और सीजियम को यदि आप इस तरह हथेली पर रखोगे, तो जैसे आप हथेली पर रखोगे तो आपकी केवल हथेली की जो हीट होती है, आपकी हथेली में भी हीट होगी, केवल उस हथेली की हीट से बच्चे क्या हो जाएगी, आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी। ठीक बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बेटे आपका एल्कली मेटल्स। यदि हम बात करें एल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बच्चे ये सारी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, क्षारीय धातु। ठीक है, जैसे कौन कौन से, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जनरली तो बच्चे आपके हार्ड होते हैं, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको हम क्या करते हैं, चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। और इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी बच्चे क्या होते हैं, कम होती है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी आपका कम होता है, ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट, यदि हम बात करें जितने भी आपके मेटल्स होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट बच्चे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। या हम बात करें सिंपली हीट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जितनी भी मेटल्स होती है बच्चे वो क्या होते हैं, हीट का गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब इनसे जो हीट होती है वो आसानी से फ्लो हो सकती है, ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट अच्छे वो भी क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी आपका हाई होता है। लेकिन हम बात करें कि इनमें जितने भी मेटल्स होते हैं, इनमें भी सबसे अच्छी ऊष्मा की सुचालक कौन से है कि जिनके अंदर से हीट आसानी से अच्छी तरह से फ्लो हो सके, बच्चे कौन कौन सी रखना आपके, सिल्वर और कॉपर। और भाई यदि आपसे एक्सेप्शन पूछ ले कि ऐसी कौन सी मेटल है जो ऊष्मा की गुड कंडक्टर नहीं, मतलब बैड कंडक्टर, जिनके अंदर से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, तो याद रखना कौन कौन अच्छे, दो याद रखना, लेड और मरकरी अच्छे क्या आपकी पुअर कंडक्टर, मतलब इनके अंदर से हीट जल्दी से फ्लो नहीं होती। ठीक बच्चे, क्लियर आता सभी का। तो मरकरी स्पेशल ध्यान रखना, मर्क और जितने भी मेटल होती है वो भी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, लेकिन मरकरी इकलौती ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर का आपकी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम नॉन मेटल का। तो जो काम आपका मेटल में हो रहा था उसके जस्ट अपोजिट कर दो, वो सारे के सारे काम आपका नॉन मेटल करें। तो यदि आपको एक चीज पता है तो दूसरी आपको यहाँ से ऑटोमेटिकली क्लियर हो सकती है। तो चलिए देखते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, कुछ बारी बारी समझते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है, उनको हम ध्यान से देखते हैं। यदि हम बात करना चाहिए मेटल्स के कंपैरिजन में, जो आपके नॉन मेटल होते हैं उनकी वजह संख्या थोड़ी सी कम होती है। मेटल्स पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे तो पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं, टोटल 118। तो 118 में से ज्यादातर क्या होते हैं आपके मेटल्स होते हैं,
मेटल्स के रेस्पेक्ट में कम होते हैं। यदि हम बात करें जिससे बच्चे नॉन मेटल, कुछ एग्जांपल जैसे हम बात करें कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे आपने एग्जांपल पढ़े होंगे, तो ये सारे क्या आपके नॉन मेटल है। देखिए यदि हम बात करें ये सारे बच्चे आपके जनरली जितने भी आपकी हमने पढ़ा था मेटल, मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता था, लेकिन केवल एक ही ऐसा मेटल था जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता था, कौन सा? मरकरी। यदि हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल बच्चे जनरली आपको या तो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे या फिर गैस स्टेट में मिलेंगे। लिक्विड स्टेट में मिलता है तो लिक्विड स्टेट वाला याद रखना कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ध्यान रखना कौन सा, केवल और केवल कौन सा? ब्रोमीन। यदि हमसे पूछे कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा बच्चे आपका मरकरी। और यदि हमसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा, तो वो नॉन मेटल हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक है। नेक्स्ट, जितनी भी नॉन मेटल होती है वो बच्चे वो लस्टर्स नहीं होती, लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसी होती है वो जो कि लस्टर्स होते हैं, उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है। कौन बच्चे? जैसे हम बात करें आयोडीन, स्पेशली आयोडीन बच्चे है तो नॉन मेटल, लेकिन ये बच्चे क्या होते हैं? लस्टर्स होते हैं। ये बच्चे क्या होती है? चमकीली होती है। तो ये इसका ये स्पेशल याद रखना, एक्सेप्शन है आपका। यदि हम बात करना चाहिए कार्बन, स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कार्बन। कार्बन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करते थे, अलग अलग फॉर्म में स्टेट करती है। जो इस कला से हम चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन एलोट्रॉप, कार्बन के आइसोटॉप वगैरह। तो यदि हम बात करें जो कार्बन की जितनी भी फॉर्म होती है, जैसे हमने पढ़ा होगा डायमंड, ग्रेफीन, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, तो इन सबको बच्चे हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप बोलते हैं। ये क्या सारे के सारे आपके कार्बन के अपर रूप है। ठीक है। यदि हम बात करते हैं डायमंड के बारे में, तो डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो यदि हमसे पूछ जाए नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस बच्चे कौन सा आपका? डायमंड है। इसका जो गलनांक है और जो क्वथनांक है, मींस इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बच्चे दोनों क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हाई होते हैं। यही हम बात करें, एक हमने पढ़ा होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बच्चे क्या ग्रेफाइट बच्चे कार्बन का ही एलोट्रॉप होता है, लेकिन यदि हम बात करें इसमें जो बच्चे आपका इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो सकते हैं, आसानी से फ्लो हो सकते हैं। भाई यदि हम बात करें से कार्बन के दो एलोट्रॉप स्पेशली याद रखना, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, मतलब विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन वही हम बात करें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। जो आपका डायमंड है वो क्या आपका नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो तो क्या होता है? सॉफ्ट होता है। कि ग्रेफाइट आपने देखा होगा पेंसिल वगैरह में जो होता है, ग्रेफाइट की तो बनी होती है ब्लैक ब्लैक से, जो आपको दिखता है। अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट बच्चे आपका इसमें टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो सिंपल हमने मेटल एंड नॉन मेटल की सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टी तो बात कर ली। अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में, कि जो मेटल है किससे रिएक्शन करे तो क्या बनेगा, किससे रिएक्शन करे तो क्या बनेगा, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि जो मेटल है उसकी रिएक्शन होती है एयर से, तो कैसे क्या चीज बनती है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो देखिए बच्चे, ऑलमोस्ट जितने भी मेटल होते हैं, यदि वो रिएक्शन करेंगे बच्चे किससे? ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। एयर में मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनेगा बच्चे? हमेशा मेटल ऑक्साइड बनेगा। जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वहां से क्या बनेगा बच्चे? मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। सिंपल कैसे बच्चे? यदि हम बात करें फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, यदि बच्चे क्या करते हैं? हम कॉपर को गर्म करते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे? जो ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा? कॉपर कंबाइन होगा बच्चे, क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और जिसका कलर कैसा होगा बच्चे? ब्लैक कलर होगा। सिंपल क्या बोला मैंने? कॉपर के साथ जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी तो कॉपर से क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और उसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चे? कलर थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, काले रंग का आपको कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या करता है तो क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था जैसे ही मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। तो देख लो फॉर एग्जांपल, जैसे ही कॉपर ने रिएक्शन की किससे? ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया? यहाँ से कॉपर ऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट,
इसी तरह यदि हम बात करें, जब भी एल्यूमिनियम रिएक्शन करे बच्चे किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो जब भी एल्यूमिनियम रिएक्शन करे किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा बच्चे आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। इसका याद रखना, सिंपल सा क्या याद रखना, कि जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है बच्चे आपका, मेटल ऑक्साइड बनता है। क्लियर यहाँ तक सभी को, आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब देखिए, जो भी आपका मेटल ऑक्साइड बनता है अच्छे, उसकी प्रकृति किस तरह होता है अच्छे, वो बेसिक नेचर होता है, मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी पीएच वैल्यू बच्चे 7 से हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन यदि हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ ऐसी धातु होती है अच्छी, जिनके जो ऑक्साइड होते हैं वो केवल क्षारीय नहीं होते, वो अम्लीय व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखना बच्चे, जब आपका एल्यूमिनियम बच्चे, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बच्चे, जब भी हम इनका नेचर देखेंगे तो ये बच्चे आपका एसिडिक नेचर भी प्रेजेंट करते हैं और बेसिक नेचर भी प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे जो धातु ऑक्साइड होते हैं, जो ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं बच्चे, जो कि अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बना सकते हैं बच्चे, उन्हें हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं बच्चे। ध्यान रखना कौन से, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिनका जो प्रॉपर्टी वो कैसा हो, बेसिक नेचर भी हो उनके ऑक्साइड और क्षारीय नेचर भी हो। ठीक है, क्षारीय और अम्लीय नेचर हो तो उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे देखिए ध्यान से, जब भी देखो यहाँ पे ध्यान से, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच्चे जब भी रिएक्शन करेगा HCl से, मतलब अम्ल से रिएक्शन करेगा, तो वो क्या बनेगा, 2AlCl3 साथ में H2। यदि हम बात करें आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन करेगा बच्चे 2NaOH से, तो क्या बने बच्चे आपका सोडियम एल्यूमिनियम और H2। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, देख सकते हो आप कि ये दोनों से रिएक्शन कर रहा है। ये क्या हो गया आपका, एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चे, ये क्या हो गया, बेस। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके क्या क्या बना सकते हैं, सॉल्ट बना सकते हैं, साथ साथ में H2 बना सकते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड बच्चे हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ध्यान रखना, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर सभी का यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। ठीक बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यदि अभी हमने बात किया कि जनरली जो भी जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आपका, मेटल ऑक्साइड बनेगा। और जो मेटल ऑक्साइड होगा उसका नेचर जनरली कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। लेकिन जब भी कुछ ऐसे, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ऐसे कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि आपका एसिड से और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों, ये एसिड और बेस से रिएक्शन करके बच्चे सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें, ज्यादातर जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, पानी में अघुलनशील होते हैं। लेकिन क्या करें, इनमें से भी अधिकांश, बोला ध्यान रखना, मैंने पूरे नहीं बोले, मैंने बोला अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। मींस कोई ना कोई तो धातु ऑक्साइड हो जो घुलनशील हो सकता है। बिल्कुल भैया। तो कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो कि जल में घुल के बच्चे क्या करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये दोनों बच्चे क्या करेंगे, जल में ये दोनों घुलते हैं आराम से और क्षार प्रदान करते हैं। जैसे यदि हम बात करें सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, जैसे ये दोनों क्या करना चाहिए, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से बचेगा बच्चे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या हुआ बच्चे, अब ये भी आपका बेस हो गया, ये भी आपका बेस हो गया। तो ये दोनों बच्चे जो आपके धातु ऑक्साइड है, ये आपके वाटर से मिलके वाटर में घुल गए, क्या कर रहे हैं, आपको ये क्षार प्रदान कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, बेसिक नेचर प्रेजेंट कर रहे हैं, एल्कलाइन प्रेजेंट आपको दे रहे हैं भाई। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किससे एग्जांपल है, क्षारी तो हो गए बच्चे। कुछ ऐसे धातु होते हैं या फिर धातु ऑक्साइड होते हैं जो वाटर के साथ मिलके क्या करते हैं बच्चे, आपको क्षार प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
यदि हम बात करें जनरली, जैसे अलग अलग जितने बच्चे आपकी मेटल्स होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ बच्चे अलग अलग अभिक्रिया रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यदि हम बात करें बच्चे कौन कौन सा आपका, यदि हम बात करें पोटेशियम और सोडियम, यदि हम बात करें क्या, पोटेशियम और सोडियम क्या करते थे, इतने तेजी से रिएक्शन करती है भैया, आपने देखा होगा ना, पोटेशियम और सोडियम बहुत तेजी से रिएक्शन करती है। इसलिए क्या करते थे, यदि हमने इनको खुले में रख दिया ना तो तुरंत ही आग पकड़ लेती है, बहुत जल्दी रिएक्शन करती है। इसलिए क्या करते हैं, इनको हम प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए बच्चे, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कहाँ पे रखते हैं बच्चे, इनको हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं। जो आपका पोटेशियम और सोडियम होते हैं, इनको बच्चे यदि हमने खुले में रख दिया ना तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाएगी। इसलिए इनको हमेशा कहाँ पे रखा जाता है, जनरली बच्चे इसको हम केरोसिन में ही रखते हैं। बस कभी लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट करने तो हम निकाल सकते हैं, नहीं तो जनरली पोटेशियम और सोडियम बच्चे किस होंगे, आपके लैब में ही रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और यदि हम बात करें सामान्य, यदि हम बात करें जनरली नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे आपका मेटल हो गया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आज सभी धातु बच्चे, ये सारी धातु क्या करती है, इन पे जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो इस पे ऑक्साइड की अच्छी पतली सी परत चढ़ जाती है। ये सारी मेटल्स पे, ये सारी धातुओं पे, जैसे अब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि सभी जैसी आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बच्चे इन सब मेटल्स पे क्या होती है, ऑक्साइड की पतली सी लेयर भी चढ़ जाती है। नेक्स्ट, यदि हम बात करना चाहिए, एक प्रोसेस होती है आपकी एनोडीकरण, एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग में यदि हम बात करें, मान लो एल्यूमिनियम, ये क्या होता है, एल्यूमिनियम पे एक परत चढ़ती है ऑक्साइड की, उसको हम बोलते हैं एनोडीकरण। जैसे क्या होता है बच्चे, जैसे ही एल्यूमिनियम क्या होता है बच्चे, आपकी एयर के कांटेक्ट में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो वायु जो एल्यूमिनियम है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगी। और जो एल्यूमिनियम की सरफेस है उसके ऊपर बच्चे क्या होती है, एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है, जिससे क्या होता है बच्चे, आपके जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत क्या करेगा बच्चे, इसको जो संचरण होगा, इसका जंग लगे बच्चे, उससे क्या करते हैं, उसको बचाती है। अब ये परत जितनी मोटी होगी तो इसकी सुरक्षा बच्चे उतनी ही अच्छी होगी। तो उसमें सिंपल हम क्या करते हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाए बच्चे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली सी परत बना लेता है। ठीक है, तो परत सबसे मेन चीज बच्चे, इससे थोड़ा सा प्रोटेक्ट होती है चीजें। नेक्स्ट, अभी हमने बात की कि मेटल आपका रिएक्शन करेगा तो क्या क्या चीज होगी। नेक्स्ट हम बात करें बच्चे, यहाँ पे हम बात करें कि मेटल जब रिएक्शन करेगा कैसे, वाटर से, तो क्या प्रोसेस होगी वो हम देखने वाले हैं। तो जनरली हम बात करें, जब भी मेटल बच्चे किससे रिएक्शन करेंगे, वाटर से रिएक्शन करेंगे। देखना ध्यान से, जब भी बच्चे क्या करेंगे, मेटल क्या करेंगे बच्चे, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो वहां से क्या बनेगा, आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा, साथ साथ बच्चे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। और यदि हम बात करें जो भी मेटल ऑक्साइड बनेगा, यदि उसको हमने क्या किया, पानी में डिजोल्व कर दिया, पानी में मिला दिया, तो बच्चे वहां से क्या बनेगा, आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। सिंपल हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही मेटल, अभी तो इससे पहले हमने पढ़ा था मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब नेक्स्ट आपका, यदि मेटल आपका रिएक्शन करता है किससे, वाटर से, तो क्या बनेगा, आपका मेटल ऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिमूव होगी। और जैसे ही जो मेटल ऑक्साइड बना है, यदि वो बच्चे वाटर से रिएक्शन फिर वो भी दोबारा करेगा तो वहां से क्या करेगा बच्चे, वहां से बनेगा आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। तो देख सकते हैं आप ध्यान से कि जैसे ही मेटल रिएक्शन करेगा बच्चे किसी वाटर से, तो क्या बनेगा, आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा, साथ साथ में बच्चे यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होती है। नेक्स्ट, यदि आपका मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करता है किसी वाटर से, तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चे, आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर सभी का। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं बच्चे पोटेशियम सोडियम, ये ऐसी धातु होती है जो क्या होती है, बहुत ठंडे जल के साथ में भी आराम से रिएक्शन कर लेती है।
तो जनरली हम बात करें बच्चे कौन कौन सी, पोटेशियम और सोडियम, ये ऐसी दो धातु स्पेशली जो कि क्या करते हैं बच्चे, कोल्ड वाटर ठंडे पानी के साथ भी आसानी से रिएक्शन कर लेती है। लेकिन यदि हम बात करें बच्चे सोडियम और पोटेशियम की जो अभिक्रिया बच्चे बहुत तेज होती है, और इससे बच्चे क्या होती है आपकी एक्सोथर्मिक होती है, उष्माक्षेपी होती है, ठीक है। और इससे जो हाइड्रोजन होती है तुरंत क्या होती है बच्चे, वो आग पकड़ लेती है, मतलब कैच फायर हो जाती है, ठीक है, इमीडिएटली कैच फायर। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सिंपल से देखो, जब भी सोडियम और पोटेशियम रिएक्शन करते हैं कैसे, पानी से रिएक्शन करते हैं, पानी कैसा है, ठंडा पानी है, तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चे, सोडियम जब भी रिएक्शन करेगा वाटर से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होगी, और इससे बच्चे क्या होती है आपकी कुछ अमाउंट में हीट भी रिमूव होती है। तो इसलिए कैसी प्रोसेस थी बच्चे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया थी, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो रही है बच्चे, आपकी हीट रिमूव हो रही है, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम बच्चे दोनों ठंडे पानी के साथ भी आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें वाटर के साथ यदि हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, कैल्शियम की, तो कैल्शियम की रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, जैसे पोटेशियम सोडियम के रेस्पेक्ट में बहुत जल्दी हो रही थी और एनर्जी वहां से रिमूव हो रही थी, ऐसे यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा धीमे धीमे होगा। तो जब भी बच्चे कैल्शियम की अभिक्रिया धीरे धीरे किसके साथ होती है, जल के साथ होती है, तो क्या होती है, जो यहाँ पे जो ऊष्मा आपकी जनरेट होगी वो हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए बच्चे पर्याप्त नहीं होती, वो हाइड्रोजन के जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आपकी कैल्शियम की रिएक्शन होती है अच्छे किससे, वाटर से, तो क्या होगा बच्चे, यहाँ से क्या बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ साथ बच्चे यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस भी आपकी बनती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, यदि इस क्रिया में बच्चे क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है उसके जो बुलबुले बच्चे वो क्या होंगे, कैल्शियम जो मेटल आपकी बनी है कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाता है जनरली। यहाँ पे जो क्या होता है बच्चे, आपका हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुल होते हैं बच्चे वो क्या करेंगे, कैल्शियम जो धातु है उसकी सतह पर चिपक जाते हैं, और इससे क्या करेगा बच्चे, जो कैल्शियम पे जब हाइड्रोजन के बुलबुले चिपक जाएंगे तो इससे जो कैल्शियम होगा बच्चे वो क्या करेगा, फ्लोट होना स्टार्ट कर देगा, कैल्शियम बच्चे क्या करेगा, आपका तैरना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बच्चे, यदि हम बात करें मैग्नीशियम की, तो अच्छा मैग्नीशियम क्या करेगा, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम बच्चे क्या करेगा, शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु जो बच्चे मैग्नीशियम होता है वो बच्चे क्या करेगा, हॉट वाटर के साथ में आसानी से रिएक्शन कर लेता है, और यहाँ से क्या बनाएगा बच्चे, मैग्नीशियम रिएक्शन करके गर्म पानी के साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ साथ बच्चे यहाँ पे क्या करता है, हाइड्रोजन गैस भी रिमूव करता है, और जो आपके हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं वो भी बच्चे क्या होगा, मैग्नीशियम धातु से चिपक जाते हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम धातु होगी वो भी क्या करेगा बच्चे, यहाँ पे भी वो तैरना प्रारंभ कर देती है। तो सिंपल मैंने क्या बोला है यहाँ पे, कि जब भी मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा बच्चे किससे, वाटर से, तो यहाँ से क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होती है, तो जो हाइड्रोजन गैस होती है बच्चे वो क्या करेगी, वाटर से चिपक जाएगी, और चिपकने के बाद बच्चे क्या होगा, जो आपका मैग्नीशियम होगा बच्चे वो क्या होगा, वो भी आपका तैरना स्टार्ट कर देगा। क्लियर सभी का, आई होप यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट देखिए बच्चे, यदि हम बात करें मेटल्स, जैसे बच्चे यदि हम बात करें एल्यूमिनियम की, आयरन की और जिंक की, बच्चे ये क्या होती है, ये ना तो गर्म पानी के साथ ना ठंडे पानी के साथ किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। ध्यान रखना कौन कौन सी, एल्यूमिनियम आयरन और जिंक, ना तो एक गर्म पानी के साथ में रिएक्शन करती है ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करती है। लेकिन बच्चे किसके साथ रिएक्शन करती है, बच्चे स्टीम के साथ जरूर रिएक्शन करती है, और स्टीम के साथ रिएक्शन करके बच्चे क्या बनाएगी, ये मेटल ऑक्साइड, और साथ साथ बच्चे क्या कर बनेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। कैसे, तो जैसे आपका एल्यूमिनियम, या फिर हम बात करें आयरन, बच्चे रिएक्शन करेगा बच्चे कैसे, वाटर से H2O, तो यहाँ पे जो वाटर बच्चे वो गैस की फॉर्मूला, यहाँ पे क्या है, स्टीम है, ठीक है। तो जैसे ही रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम स्टीम से, यहाँ पे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। जैसे आपका आयरन स्टीम से रिएक्शन करेगा तो बच्चे यहाँ पे क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, और साथ साथ बच्चे यहाँ पे क्या होता है, आपका हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होती है।
ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें बच्चे मेटल, जैसे बच्चे मेटल में यदि हम बात करें लेड हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, तो ये बच्चे किसी भी जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, चाहे आपका लिक्विड अवस्था में, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते। क्लियर यहाँ तक सभी का? आई थिंक सभी का यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सारी चीजें हम ध्यान से यहाँ पे पढ़ चुके। नेक्स्ट देखिए बच्चे, यदि जो मेटल है वो रिएक्शन करे एसिड से तो क्या होगा? अभी हमने देख लिया कि मेटल रिएक्शन करे ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा आपका। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं कि जो अभी हमने देखा था कि जब मेटल रिएक्शन करेगा वाटर से तो क्या बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जब भी मेटल रिएक्शन करेगा एसिड के साथ में तो क्या प्रोसेस होती है, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे ध्यान से। तो जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बच्चे, वहां से सॉल्ट बनेगा और यहाँ से बच्चे साथ साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। तो जब भी कोई भी मेटल एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चे यहाँ से क्या बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा ही, लेकिन साथ साथ बच्चे यहाँ से भी क्या होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे रिमूव होती है, कैसे प्रोसेस बनती है। तो यदि हम बात करें बच्चे, जब बच्चे धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करती है, यदि हम बात करें बच्चे जो भी मेटल होगी बच्चे, यदि कोई धातु क्या करती है नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी तो बच्चे वहां से क्या बनेगा, आपसे वहां से क्या जनरेट होगा, तो बेटे वहां से हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जनरेट नहीं होती, सॉरी हाइड्रोजन गैस जनरेट नहीं होती। क्यों नहीं होती वो देखो, सबसे मेन चीज क्यों बच्चे, यहाँ पे जो आपका बनेगा ना HNO3 इस प्रोसेस के द्वारा, तो वो क्या होता है बच्चे, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो क्या करे बच्चे H2 गैस को क्या बच्चे क्या करेगा, जो H2 जो आपका बना हाइड्रोजन गैस बच्चे उसको आकर्षित करके बच्चे क्या करेगा, उसको जल में परिवर्तित कर देता है। और जो खुद है बच्चे वो किस में, वो या तो नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड से N2 NO या NO2 में अपचेट हो जाता है। लेकिन यदि हम बात करें मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम बात करें, मैंगनीज बात करें, तो ये क्या करें बच्चे, अति तनु HNO3 के साथ में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, H2 गैस रिलीज करते हैं। ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस बेटे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो रिमूव नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मैंगनीज की रिएक्शन किसके साथ होगी बच्चे, डाइल्यूट HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल के साथ होगी, तो बच्चे यहाँ से क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। और इसी तरह रिमूव होती है, जो क्रम भी दे रखा है आपको, यदि हम ध्यान से यहाँ पे चीजों को डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे कि जो बुलबुले बनने की दर होती है बच्चे, वो क्या होती है, मैग्नीशियम के साथ क्या होती है, सबसे अधिक थी। मैग्नीशियम बच्चे क्या होती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स विद फास्टर इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बच्चे क्या होते हैं, बबल्स सबसे ज्यादा मात्रा में बनते हैं, इसलिए बच्चे इस अभिक्रिया में क्या होती है, सबसे अधिक ऊष्मक्षेपी, इसलिए ये रिएक्शन बच्चे वो कैसे होती है, मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चे। और अभिक्रियाशीलता बच्चे क्या होती है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो इसी क्रम में घटती है, सबसे पहले मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। और कॉपर की स्थिति में बच्चे क्या होता है, कॉपर वाले केस में ना तो बुलबुल बनते हैं, नहीं बच्चे क्या होता है, टेम्परेचर में कोई चेंज होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कॉपर तनु HCl है, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बच्चे, वो क्या उसके साथ क्या होता है बच्चे, कोई भी अभिक्रिया नहीं करता इनमें से। ठीक है, अब ये देख लो अच्छे रिएक्टिविटी सीरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको याद रखना कि जो सबसे ऊपर एलिमेंट है वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये सबसे जल्दी आप क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे किसी दूसरे एलिमेंट से। और नीचे जैसे जाते जाएंगे हम, रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती जाएगी, मतलब ये जो एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव होते जाएंगे, कम रिएक्शन करते जाएंगे। सबसे पहले बच्चे आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये बच्चे आपके नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज आपकी बढ़ जाती है। सब ज्यादा बच्चे किसकी, पोटेशियम उससे कम, सोडियम से कम, बढ़ते घटते 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 गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी, मतलब गोल्ड तो किसी से रिएक्शन करता ही नहीं। ठीक है,
तो उसको याद करने की मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, वैसे आप याद कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक आपके पास हो सकती है। तो इसकी ट्रिक अच्छी, केदार नाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, क्योंकि हक मतलब उससे कोई हक करने वाला आगे आया हुआ है। ठीक है, और अपनी कुछ भी बना सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको सबसे याद रखना। ये सबसे ज्यादा पूछ जाती है आपकी, कौन सा नीचे तो आप जानते हैं ए जी ए यू तो किसी से रिएक्शन करता ही नहीं है, कॉपर वगैरह कम करते हैं। तो सबसे मेहनत चाहिए कौन सा, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। क्लियर सभी को? आई थिंक यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करना चाहिए जो मेटल होती है, जो नॉन मेटल होती है, वो आपस में कैसी रिएक्शन करती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल ही आपस में कैसे रिएक्शन करती है, वो भी हम देख लेते हैं। तो यदि हम बात करना चाहिए सबसे पहले सोडियम की, सोडियम के बच्चे क्या होता है, भातम को उसमें बच्चे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है भाई। सोडियम का एटम नंबर कितना, 11, तो 2 8 और 1। तो जो सोडियम होते हैं उसके आउटर मोस्ट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है भाई, सोडियम Na, इसका कितना, 11, मतलब 2 8 और 1, KLm, 3 सेल होगी इसकी। तो बच्चे क्या करेगा, यदि ये क्या करे, अपनी जो एम कोष है जिसमें बच्चे क्या आपका एक इलेक्ट्रॉन है, यदि उसमें से क्या करे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, तो वहां क्या होगा, जो आपका एल कोष होगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा, फिर इसका आउटर कोष बन जाएगा, आउटर सेल बन जाएगा, जिसमें बच्चे क्या हो जाएगा आपका 8 अष्टक जो नियम होता है बच्चे, 8 इलेक्ट्रॉन आपके कंप्लीट होंगे। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा सोडियम। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसके परमाणु में कितने बच्चे, 11 प्रोटॉन है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अब आपके 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसने क्या किया, इसके ऊपर धनावेश आ गया, क्योंकि क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। लेकिन वही दूसरी ओर यदि हम बात करें बच्चे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के जो आउटर सेल होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन को अपने आप में स्टेबल होने के लिए क्या करना है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्लोरीन क्या करे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। सबसे अच्छा क्या बच्चे, सबसे अच्छा कि एक इलेक्ट्रॉन ले ही ले। तो क्या होता है, जो सोडियम होगा बच्चे वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, और क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो दोनों का बच्चे क्या होगा, अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों बच्चे क्या हो जाएंगे, अपने आप में स्टेबल हो जाएंगे। देखिए एक बार ध्यान से यहाँ पे, यदि हम बात करें सोडियम, सोडियम का एटम नंबर होता है 11, तो 2 8 1। ठीक है, के एल एम एन में के एल एम से नीचे कितना, एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर सेल में 8 होते हैं, तो एलिमेंट स्टेबल होता है। तो उसने क्या किया, एक यहाँ से रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो इसमें बचे 2 8, मतलब आउटर सेल में कंप्लीट है, तो भैया स्टेबल है। यही हम बात करना चाहिए क्लोरीन, क्लोरीन का एटम नंबर कितना हो जाए आपका 17। अब क्या करना चाहिए, आउटर में इसके कितना 7, तो ये क्या करेगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो अच्छे क्या बन पाएगा, 2 8 8 बन पाएगा। तो यहाँ से क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन बच्चे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो दोनों बच्चे अपने आप में क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तब आपका NaCl बन जाएगा जनरली। ठीक है, तो यदि सिंपल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बच्चे, जो क्लोरीन परमाणु बच्चे उसके ऊपर आ जाता है ऋणावेश, और जो सोडियम बच्चे वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसके ऊपर आ जाता है धनावेश। ठीक है, तो यदि हम बात करें विपरीत आवेश होने के कारण, यदि हम बात करें सोडियम और क्लोरीन, ये बच्चे क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, मजबूत बिल्कुल बॉन्ड बन जाता है, और इसकी वजह से तो क्या बनता है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड आपका बनता है इसी प्रोसेस से। नेक्स्ट, यदि हम एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो इसी चीज का। यदि मान लो हमारे पास क्या है, तो क्लोरीन है, क्लोरीन का तुमने देखा ही था अभी, एटॉमिक नंबर कितना था 17, तो 2 8 7। आउट में से क्या है, इसके एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको ऊपर आ जाएगा माइनस साइन। लेकिन यदि हमने अब सोडियम जगह क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया। सोडियम में तो 11 थे, 11 में आप एक इलेक्ट्रॉन था, तो कोई दिक्कत नहीं था, एक जरूरत थी और एक ही हमने दे दिया। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है।
2 8 और 2, तो यहाँ पे यदि इसको अपने आप में स्टेबल होना क्या करे, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले या फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे। तो इसका सबसे अच्छा काम क्या रहेगा बच्चे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, रिमूव कर दे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। लेकिन मान लो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन तो देगा, लेकिन उसको ग्रहण करने वाला क्लोरीन भी तो होना चाहिए। तो बच्चे क्लोरीन के बच्चे 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के 1 मॉलिक्यूल के साथ में आपस में रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से बच्चे बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से बच्चे आपका MgCl बन जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरीन में बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। यदि हम बात करें धातु और अधातु में जो इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, उनके कारण जो आपका बॉन्ड बनता है उससे बच्चे हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक या फिर इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड, या फिर बच्चे इसको हम वैद्युत संयोजन यौगिक भी कहते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी का? आई थिंक यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, यहाँ पे ध्यान देखिएगा। सबसे पहले हमने देखा इसमें आपका, सबसे पहले बेटे हमने देखा कि मेटल क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। मेटल लस्टर्स होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं। उसके बाद हमने देखा इनको पीट पीट के पतली चादर बना सकते हैं, इनको हम खींच खींच के लंबा सा बार बना सकते हैं। उसके बाद बात की हमने नॉन मेटल, नॉन मेटल भी लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों स्थान पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि जब भी मेटल किसी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बच्चे क्या बनाता है, आपका मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये सारी चीज़ हमने देखी थी। ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखी थी। उसके बाद हमने देखा कि जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बच्चे, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। साथ में बच्चे यहाँ से क्या होते हैं, आपके हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होती है। ये चीज़ हमने देखी थी। इसके बाद हमने देखा बच्चे कि जो कैल्शियम होगा बच्चे वो क्या करेगा, वाटर से आसानी से रिएक्शन कर लेता है। लेकिन यदि हम बात करें मैग्नीशियम, ये क्या करेगा बच्चे, ये मैग्नीशियम भी ठंडे पानी के साथ आराम से रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये बच्चे क्या होता है, ना तो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही ठंडे पानी के साथ। तो ये रिएक्शन करें बच्चे स्टीम के साथ। और यदि हम बात करें लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये बच्चे ना तो पानी के साथ, गर्म के साथ, ना ठंडे के साथ, ना स्टीम के साथ, किसी के साथ वो रिएक्शन नहीं करते। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब भी कोई मेटल रिएक्शन करता है किससे, एसिड से, तो क्या बनता है, जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है सॉल्ट बनेगा, साथ साथ में वहां से आपका हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज कि रिएक्टिव सीरीज किस किस तरह होती है। हमने जब पढ़ा था ना फर्स्ट लेक्चर केमिकल रिएक्शन, वहां में पढ़ा था ना रिएक्टिव सीरीज की वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो उसके लिए रिएक्टिव सीरीज मैंने वहां पे बताए थे और आपको ये याद होनी चाहिए। तो ट्रिक मैंने आपको बताया दी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ठीक है बेटे। उसके बाद हमने पढ़ा था यदि मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा। जैसे यहाँ पे सोडियम ने दिया, क्लोरीन में एक की जरूरत है, तो आप जिसको देना वो दे देगा, मेटल देगा। तो मेटल पर क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस साइन आ जाएगा। और क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें मैग्नीशियम में, क्या हुआ, मैग्नीशियम को क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। और क्लोरीन को क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो क्लोरीन, 2 क्लोरीन कंपाउंड आएंगे तब मैग्नीशियम की का भी काम हो पाएगा, क्लोरीन का भी काम हो पाएगा। और जब भी यहाँ पे बच्चे इस तरह आपका बॉन्ड बनता है तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं बच्चे आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड बोलते हैं बच्चे, आयनिक यौगिक बोलते हैं, फिर वैद्युत संयोजन यौगिक बोलते हैं। क्लियर आई थिंक आपका, यहाँ तक आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो मेटल एंड नॉन मेटल का ये आपकी थर्ड लेक्चर में आपका एक लेक्चर यहाँ तक आपका हमने पढ़ लिया है। आगे इसमें और भी चीजें पढ़ेंगे कि मेटल नॉन मेटल किस किस तरह और किस किस से रिएक्शन करेगी, तो क्या क्या प्रोसेस बनेगी, तो वो हम पढ़ेंगे बेटे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक भी आपका खत्म हो जाएगा। आई थिंक चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट है तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आएगी। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बच्चे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।